hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. Basically in this particular video we are going to discuss जो आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पीपीएससी बोर्ड बेसिकली ना, इसमें लास्ट ईयर 10 नवंबर को अगर हम देखेंगे तो एक एसडीओ के लिए बेसिकली आपका सब डिविजनल ऑफिसर एग्जाम पोस्ट के लिए बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था ऑन द 10 नवंबर 2024 में। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसका जो सेट ए था आपके पास, उस ए सेट का बेसिकली पेपर सॉल्यूशन करेंगे। एंड इन दिस पेपर सॉल्यूशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, देखो हम जो ये सीरीज लेके आ रहे हैं दैट विल बी फॉर एवरी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वाइज चीजों को डिस्कस किया जाएगा। लाइक जैसे मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा वो किसके लिए होगा, दैट विल बी फॉर द हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक, सो हाईवे इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, पीपीएससी एसडीओ जो एग्जाम कराया था आपका 10 नवंबर 2024 को, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट्स का भी आप लोगों के पास में सीक्वेंस में सीरीज आती रहेंगी। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज पंजाब में आपके पास 2027 में इलेक्शन होंगे, 2027 में इलेक्शन होंगे। सो उससे पहले पूरी कंप्लीट एक्सपेक्टेशन है आपके पास में, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि आपको बहुत सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली एक 2025-26 का टाइम आपके पास बचता है, तो वैकेंसी आएंगी, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिर दोबारा से अपनी तैयारी करके एग्जाम को देने का। सो मच बेटर होगा कि आप तैयारी को पहले ही चीजों को शुरू कर दें, जिससे कि आपके पास जब नोटिफिकेशन आए तो उसके टाइम तक आप प्रॉपर अपने आप को तैयार कर चुके हों। बाकी दो विभाग, दो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे एक पीडब्ल्यूडी हो गया आपके पास में, एक हो गया आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनमें तो इसी पर्टिकुलर ईयर में वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। उसके लिए ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, सो आप उसको भी एक बार चेक करें, आपको एक ज्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी। So without any kind of the delay, let's move to the main जो पार्ट है आपके पास में, that is the solution part. So basically PPSC पंजाब सर्विस कमीशन पर पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली 10 नवंबर 2024 को पेपर हुआ था। इसके लिए देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन थे। So this is the first question which I will be discussing with you. So ये क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन मैंने उसी सीक्वेंस में चीजों को रखा है जिस सीक्वेंस में आपके पास में एग्जाम में आई थी, सीक्वेंस चेंज नहीं किया है, अदरवाइज आपके पास फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 53 ऑफ द ओरिजिनल पेपर जो आपसे पूछा गया था, उसके बारे में देख लेते हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने कि कैलकुलेट द लेग डिस्टेंस फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, दैट इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, assume coefficient of friction is 0.38 and the reaction time of the driver is 2 seconds. Reaction time of the driver is assumed equal to what? 2 सेकेंड अज्यूम किया गया है। तो इसने आपसे पूछा है लेग डिस्टेंस, इसने आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। चलो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर हम इसमें देखें तो वी नो, हमें एक चीज पता है, मैंने यहाँ पे आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीजें कवर करने की कोशिश करी है, सो दैट आपके पास एक बेटर रिप्रेजेंटेशन के साथ चीजें आ सके। द पॉइंट इज दैट की अगर हम एक सिंगल लेन रोड की बात करते हैं, फॉर अ सिंगल लेन रोड जिसपे कि टू वे ट्रैफिक है, यही क्वेश्चन में आपको कंडीशन मेंशन करी है, दे हैव मेंशन्ड इन द क्वेश्चन व्हाट, टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड। तो अगर हम एक सिंगल लेन रोड की बात करते हैं जिसपे कि ट्रैफिक कैसा है, टू वे ट्रैफिक है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस एसएसडी होता है वो लगभग डबल लिया जाता है, ट्वाइस लिया जाता है ऑफ द एसएसडी फॉर अ सिंगल लेन रोड विद वन वे ट्रैफिक। ठीक है, एसएसडी फॉर अ सिंगल लेन रोड विद वन वे ट्रैफिक। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर टू वे ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा एक सिंगल लेन रोड के ऊपर, तो उस केस में एसएसडी डबल होगा किसके कंपैरिजन में, वन वे ट्रैफिक एक सिंगल लेन रोड के कंपैरिजन में। तो यही चीज हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता करनी होनी चाहिए थी। नाउ द पॉइंट इज दैट कि एसएसडी होता क्या है आप लोगों के पास, एसएसडी होता है हमारे पास में लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एसएसडी। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आपसे बताया कि एसएसडी का फॉर्मूला होता है लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो इस कंडीशन के हिसाब से आप ये देख सकते हैं ऑन पर्टिकुलर कैलकुलेशंस जो हमने थ्योरेटिकल क्लासेस में देखी थी, आपको लेग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करवाया गया था। एंड द फॉर्मूला वाज समथिंग लाइक दिस की लेग डिस्टेंस होता है v इंटू टी के बराबर और ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है v²/2 इंटू जी इंटू एफ के बराबर। अगर मैं इसी सेम फॉर्मूले को दूसरी यूनिट्स में भी लिख सकता हूं, एंड द यूनिट इज व्हाट, 0.278 इंटू वी इंटू टी प्लस v²/2 इंटू जी इंटू एफ। इस यूनिट में भी लिखा जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर यूनिट एज वेल। क्लियर? अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे जो आप v पुट करते हो इस फॉर्मूले में वो होता है मीटर पर सेकंड में, ये डिफरेंस होता है बस। ठीक है, और यहां पे जो हम t रखते हैं वो रखते हैं सेकंड्स में, तो जो आंसर निकल के आता है दैट विल बी इन द मीटर। बट यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें जो v पुट किया जाता है वो होता है kmph में। ठीक है,
और टी रखा जाता है किसमें आपके पास, सेकंड्स में रखा जाता है। क्लियर। यहां पर भी जो आप रखोगे, यस हाँ इसको रखोगे एक्चुअली ना, इसको 2GF मत लिखिए, इसको आप लिखिए 254, यस 254 इंटू एफ होता है एक्चुअली, ठीक है 254 इंटू एफ। यहां पर भी जो ये v पुट करूंगा वो होगा किसमें, kmph में होगा, ठीक। और जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी इन द मीटर। नाउ द पॉइंट इज दैट की SSD ये होता है हमारे पास में, हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पे हमें क्या पता लग रहा है, इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है लेग डिस्टेंस पूछा है। पहली बात तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, लेग डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर ये लेग डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये होता है एक्चुअली ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर इसने लेग डिस्टेंस पूछा है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस तो हो जाएगा आपका 0 एक तरीके से। फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 0। ये 0 हो जाएगा आपके पास क्योंकि इसने लेग डिस्टेंस पूछा है। तो लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल कर आया आपके पास, SSD इज इक्वल टू लेग डिस्टेंस दैट इज 0.278 इंटू वी इंटू टी, ठीक है। टी होता है रिएक्शन टाइम, दैट इज सेकंड्स में रखा जाता है। अब इसने कंडीशन आपको जो दी है वो कंडीशन ये दी है कि टू वे ट्रैफिक है और सिंगल लेन रोड। एक सिंगल लेन रोड पे कैसा ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर टू वे ट्रैफिक होगा एक सिंगल लेन रोड के ऊपर तो हमें इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2, इसको आपको डबल करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसको डबल करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में इसने सीधा सीधा आपको दिया है डाटा क्या, बाहर मैंने 2 लिखा क्योंकि डबल कर रहा हूं, 0.278 इंटू वी कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर आपको, वी दिया है आपको इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द वी एज इक्वल टू व्हाट, वी दिया है आपको 50 kmph और रिएक्शन टाइम आपको दिया है 2 सेकेंड्स। सो 50 kmph दिया है आपको इंटू 50 इंटू 2 सेकेंड्स दिया है आपको रिएक्शन टाइम। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो SSD मतलब लेग डिस्टेंस जो आपके पास निकल कर आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसको जस्ट एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सो ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है एक तरह से 0.278 इंटू 50 इंटू 2 समथिंग लाइक दिस इंटू 2 55.6 निकल के आ रहा है। सो यही हो गया एक तरह से आपके पास किसकी वैल्यू, लेग डिस्टेंस की वैल्यू हो गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ द लेग डिस्टेंस। आई थिंक समझ में आया होगा। सीधा बस एक ही कॉन्सेप्ट था कि भैया टू वे ट्रैफिक है सिंगल लेन रोड पे तो आपको डबल करना पड़ेगा और लेग डिस्टेंस होता कितना है 0.278 इंटू वी इंटू टी होता है लेग डिस्टेंस, वी स्क्वायर बाय 254 इंटू एफ होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस आप लोगों के पास में। क्लियर है। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बस दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, दोनों में डिफरेंस कहां पर आता है, किस यूनिट्स का डिफरेंस है वो भी चीज आपसे डिस्कस कर दी है। सो एज पर द गिवन ऑप्शंस अगर आप देखें 55.6 आपके पास में, यस दैट वाज द ऑप्शन 55.6, डी इज द आंसर फॉर दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास में ना, क्वेश्चन नंबर 54 था आपके पास। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट को देखो और बताना है कि कौन सा आंसर सही है, मतलब कौन सा इसमें से ठीक है इन दोनों स्टेटमेंट में से। फर्स्ट बोल रहा है कि फर्स्ट इसने क्या बोला है, देखिए सेटबैक डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग लाइन एंड द कंट्रोल लाइन। एक्चुअली ये नहीं होता है। अगर हम एक बात करें ना सेटबैक डिस्टेंस के बारे में, सो सेटबैक डिस्टेंस आप लोगों को कैसे डिफाइन करना चाहिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एक कर्व है, दिस इज अ कर्व, आई हैव सम कर्व समथिंग लाइक दिस। इस कर्व का ना एक सेंटर है बेसिकली, दैट इज द सेंटर लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व, ठीक है। तो अगर यहां पे ना इस कर्व के इनर साइड पर, पहली बात मैं किधर बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑन द इनर साइड, आई एम टॉकिंग ऑन द इनर साइड। इस कर्व के इनर साइड पे सपोज करो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है आप लोगों के पास में, देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन लाइक कोई ट्री है आपके पास, तो अगर इधर से कोई व्हीकल आ रहा है लाइक दिस, ठीक, और इधर से भी कोई व्हीकल आ रहा है लाइक दिस आपके पास में, तो दिक्कत क्या निकल कर आएगी कि ये जो व्हीकल था ना आपके पास में, इस व्हीकल की जो लाइन ऑफ साइट बनेगी वो ऐसे कुछ टाइप से बनेगी और इस व्हीकल की थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है ना वो हो जाएगी इफेक्ट। इस व्हीकल को इतना प्रॉपरली दूर तक नहीं दिखाई दे पा रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, ऑन द इनर साइड। इस इनर साइड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इस व्हीकल को ना बहुत दूर तक नहीं दिखाई दे पा रहा होगा, सो दैट इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी इफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक्सीडेंट्स का खतरा बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब एक चीज होती है सेटबैक डिस्टेंस, उसका मीनिंग ये है कि लेट अस सपोज अगर इसी ऑब्स्ट्रक्शन को मैं यहां से
बेसिकली थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं या फिर थोड़ा सा दूर लेके आ जाऊं, थोड़ा सा किधर लेके आ जाऊं, दूर लेके आ जाऊं, मतलब कि जितना कि इसका लाइन ऑफ साइट है, जितना कि इसका लाइन ऑफ साइट है, इसके लाइन ऑफ साइट से बाहर लेके अगर मैं इसको चला जाता हूं, तब इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसकी विजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, तब ये आराम से इधर दूर तक देख पाएगा और एक्सीडेंट्स का खतरा आपके पास में हो जाएगा अवॉइड। सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है ना, कहां से, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ हाईवे से, सेंटर लाइन ऑफ हाईवे से इनर साइड पे जहां तक कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन इस रीजन में नहीं आना चाहिए आपके पास में। अगर इस रीजन में आएगा तो इसकी लाइन ऑफ साइट इफेक्ट होगी, उसको विजिबिलिटी में दिक्कत आएगी। जहां तक कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास प्रेजेंट ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेटबैक डिस्टेंस। सो सेटबैक डिस्टेंस एक तरह से बेसिकली ये डिस्टेंस हो गया आपके पास फ्रॉम द सेंटर लाइन से इनर साइड पे, जहां तक आपके पास में क्या नहीं होना चाहिए, जहां तक आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो सेंटर लाइन से इनर साइड पे इस रीजन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ना हो आप लोगों के पास में, अदरवाइज विजिबिलिटी विल बी इफेक्टेड। तो इसके बाहर हो सकती है, इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तो इसी को बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो इसने बोला था इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग लाइन एंड द कंट्रोल लाइन। इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस। नाउ अगर आप इसकी आप डेफिनेशन देखोगे ना, तो सेम डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है जो बताई थी अभी। क्या लिखा था हमने, सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है, इसी को क्लियरेंस डिस्टेंस भी कहते हैं, इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कर्व। यानी कि सेंटर लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व से बेसिकली डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन तक का इनर साइड पे जहां तक कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली इनर साइड पे सेंटर लाइन से किसी ऑब्स्ट्रक्शन तक का डिस्टेंस जो कि हमें चाहिए प्रॉपर साइड डिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए। भाई अगर उसके अंदर होगा ना साइड डिस्टेंस, अगर बेसिकली सेटबैक डिस्टेंस काफी कम अवेलेबल होगा तो आपको विजिबिलिटी कम दिखाई देगी, प्रॉपरली इतना विजिबल नहीं हो पाएंगी चीजें। तो बेसिकली सेंटर लाइन से ऑब्स्ट्रक्शन तक का डिस्टेंस जो हमें रिक्वायरमेंट है, क्लियर जो डिस्टेंस होना चाहिए इसके बीच में, जो हमें रिक्वायरमेंट है विजिबिलिटी को प्रॉपर बनाए रखने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। ठीक है, अब इसने दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा है कि यस, सेकंड स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द व्हील लोड थ्रू अ सेट ऑफ लेयर्स टू द सबग्रेड। इसमें देखो, यस बात ठीक है। कैसे, अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे तो ऐसे लेयर्स होती हैं आपके पास में ना, द लेयर्स आर समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से लेयर्स होती हैं। तो लेयर्स होती है किस तरह से आपके पास, ये होता है सॉइल सबग्रेड हो गया, दिस इज एक्चुअली सब बेस कोर्स हो गया, दिस इज एक्चुअली बेस कोर्स एंड दिस इज अवर सरफेस कोर्स। ये अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में अगर आप देखोगे। एंड व्हेन यू अप्लाई लोड ओवर दिस, और जब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हो, लोड अप्लाई करते हो, तो वो जो लोड होता है वो ऐसे धीरे 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 क्या करने लगता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स के थ्रू, इन डिफरेंट लेयर्स से होते हुए वो लोड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे सबग्रेड जो कि आपके पास सॉइल है, मिट्टी है, उस तक ट्रांसफर होगा एक बड़े एरिया पे। यही होता है पर्पस। तो ये जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्चुअली कैसे हो रहा है, थ्रू दीज लेयर्स, इन लेयर्स के थ्रू लोड क्या करता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा है आपके पास में सबग्रेड तक, एक बड़े एरिया तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड ना, इस तरीके के कुछ पैटर्न में, इन अ पैटर्न समथिंग लाइक, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके पास। तो इन लेयर्स के थ्रू, अब ये होता किस तरीके से है, दैट एक्चुअली हैपेंस थ्रू बेसिकली ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से। मैंने बोला कि लोड क्या करता है, इन लेयर्स से डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक बड़े एरिया पे फैल जाता है, लोड करता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, इन लेयर्स के थ्रू, और एक बड़े एरिया में नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता दिखाई देगा सॉइल सबग्रेड में। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन लोड का हो कैसे रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट के थ्रू। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से कॉन्टेक्ट, तो वो बेसिकली एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को लोड ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा पार्टिकल तीसरे को ट्रांसफर कर रहा है, तीसरा पार्टिकल चौथे को ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे ग्रेन से ग्रेन पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू ये लोड क्या होता जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है एक बड़े एरिया पे। तो ये पूरा सिस्टम था, देख लो। अ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड फ्रॉम अ व्हीकल व्हील थ्रू अ सीरीज ऑफ द लेयर्स। यस, बिल्कुल सही बात है। एक लेयर पे आएगा, पहले सबसे ऊपर वाली लेयर पे, फिर दूसरी लेयर पे, फिर तीसरी लेयर पे, फिर चौथी लेयर पे, ठीक है। ट्रांसफरिंग द स्ट्रेसेस बाय ग्रेन टू ग्रेन, ये मैंने बताया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ग्रेन से ग्रेन कॉन्टेक्ट से डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है नीचे तक।
टू द अंडरलाइंग सबग्रेड, मतलब मिट्टी की लेयर तक एक बड़े एरिया पे फैल जाएगा, ठीक है। स्प्रेडिंग द लोड आउट अक्रॉस टू अ लार्जर एरिया टू मिनिमाइज द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सॉइल बीनीथ। भाई ऑब्वियसली एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा ना जब लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा मिलेगा लोड को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, सो स्ट्रेसेस विल बी लेस हेयर। स्ट्रेस क्या होते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो एरिया बहुत ज्यादा हो गया तो स्ट्रेसेस विल बी व्हाट, लेस। तो यही इसमें पूरा आपको डेफिनेशन पढ़ के, इसका जो स्टेटमेंट है पढ़ के समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली यस वी कैन कंक्लूड कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है आपके पास में ना, दैट इज नॉट दैट मच प्रॉपर, बट यस सेकंड आपके पास ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक बोल रहा है। फर्स्ट में मैंने एक्चुअली है क्या सेटबैक डिस्टेंस का मीनिंग वो आपको समझा दिया है पॉइंट। सो यस वी कैन गो विद द बी ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसको समझो। दैट इज 55 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाट 55 इज द क्वेश्चन। देखो 55 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ डिस्ट्रिक्ट रोड विद बिटुमिनस पेवमेंट हैज हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 1000 मीटर। हॉरिजॉन्टल कर्व है 1000 मीटर पे, जिसका रेडियस कितना दिया है, हैज ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 1000 मीटर, मतलब रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कर्व इज 1000 मीटर। द रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कर्व इज 1000 मीटर है, क्लियर है। द रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कर्व इज 1000 मीटर। नाउ द पॉइंट इज दैट की डिजाइन स्पीड इसमें आपको दी है कितना, 75 के एमपीएच दिया है, ठीक। तो आपसे पूछा है कि सुपर एलिवेशन बताइए कि सुपर एलिवेशन कितना होगा। ही इज आस्किंग अबाउट द सुपर एलिवेशन, मतलब ई की वैल्यू निकालनी है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट द सुपर एलिवेशन फॉर्मूला। अगर हम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यस सुपर एलिवेशन एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी के हिसाब से सुपर एलिवेशन होता है किसके बराबर, v स्क्वायर बाय 225 r के बराबर होता है। दैट पॉइंट शुड बी इन अवर माइंड। एज पर आईआरसी सुपर एलिवेशन किसके बराबर होता है, v स्क्वायर बाय 225 r के बराबर होता है। और पैरामीटर यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दिए हैं आपको सारे, और किस पैरामीटर का मीनिंग क्या है वो देखो। E हो जाता है सुपर एलिवेशन आप लोगों के पास में जो मैंने अभी बताया, V होता है डिजाइन स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूले में जब हम लोग रखेंगे डिजाइन स्पीड की वैल्यू को, तो किस यूनिट में रखेंगे, किलोमीटर पर आवर में रखेंगे। एंड R हो जाएगा आपके पास में क्या, रेडियस ऑफ द कर्व। R इज द रेडियस ऑफ द कर्व, मीटर में रखा जाता है यहाँ पे। सो सुपर एलिवेशन के निकालने के लिए यू जस्ट नीड टू पुट डाउन द वैल्यूज। आपके पास में वेलोसिटी कितना दिया है इसने, वेलोसिटी गिवन इज इक्वल टू व्हाट 75 एंड रेडियस इज गिवन इज 1000। सो v स्क्वायर मतलब 75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 इंटू r मतलब 1000। इफ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन तो आपके पास वैल्यू निकल कर आ रही है समथिंग लाइक 0.025 के आसपास वैल्यू निकल कर आ रही है। इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो सॉल्व करने पे पता लगेगा हमें क्या, कि वैल्यू जो आ रही है मेरे पास में वो आ रही है v स्क्वायर मतलब 75 इंटू 75 यस 0.025 निकल के आ रहा है आपके पास सुपर एलिवेशन का। अब इसने ऑप्शन जो दिए हैं ना उसके अकॉर्डिंगली आपको चीजों को प्लेस करना पड़ेगा। देखो इसने कुछ अलग टाइप से पूछा है, इसने पूछा है आपसे 1 in n के फॉर्म्स में पूछा है, तो इसको मैं 1 in n के टर्म्स में कैसे चेंज कर सकता हूं भाई, 0.025 है तो इसको डिवाइड किया 1000 हो गया, 1000 हो गया। यहाँ पे डेसिमल हटा के 3 जीरो नीचे प्लेस की तो 1000 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 40 आ रहा है। तो ये हो रहा है 1 in 40 और इट कैन बी रिटन इक्वल टू 1 by 40, 1 by 40। सो इस कंडीशन के हिसाब से देखो 1 by 40 मैच कर रहे हैं क्या, यस यस 1 in 40, क्लियर। सो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, ये अगेन एक सिंपल आईआरसी प्रोविजन है आप लोगों के पास में, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो इसने पूछा है भाई आपसे कि द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की मैक्सिमम स्पेसिंग पूछा है इसने रिजिड पेमेंट में, कब प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर कितना रखा जाता है, कितना रिकमेंड किया जाता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। देखो अकॉर्डिंग टू आईआरसी, आईआरसी के हिसाब से द मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स इन रिजिड पेमेंट इज 4.5 मीटर, 4.5 मीटर होता है, 4.5 मीटर होता है। ये याद रखना डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दैट इज कंसीडर्ड इक्वल टू व्हाट 4.5 मीटर। नाउ यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ऐसे टाइप से जब आप रोड पे चलते हैं ना
ऐसे मान लो कोई स्लैब है आप लोगों के पास में, तो इस तरह की कोई स्लैब है, इसमें आपको बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स दिखाई देते हैं। जैसे मान लो व्हीकल जाएगा इस तरह से, ऐसे डायरेक्शन में व्हीकल मूव करता दिखाई देगा आपको, व्हीकल इज गोइंग इन दिस वे। तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करोगे ना, आपको बहुत सारे जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सब जॉइंट्स हैं, ऑल दीज आर द जॉइंट्स, ऑल दीज आर द जॉइंट्स। ये सब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दिए गए हैं, इसीलिए इनको ट्रांसवर्स जॉइंट कहा जाता है। ऐसे लेंथ वाले डायरेक्शन में भी देखोगे तो भी जॉइंट दिए जाते हैं, इन द लेंथ डायरेक्शन एज वेल जॉइंट दिए जाते हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बोला जाता है इनको। क्लियर? ठीक। ट्रांसफर जॉइंट आपके पास एक होता है एक्सपेंशन जॉइंट, इसका कुछ अलग पर्पस होता है, बेसिकली टू अलाउ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं, जो बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक्सपेंड करना चाहेगा पेमेंट, तो उस एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का पर्पस क्या होता है, बेसिकली ये भी एक तरीके से ना टेम्परेचर के वेरिएशंस को बैलेंस करने के लिए ही दिया जाता है, एक तरह से जॉइंट है जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दिया गया है, जिसको बोलते हैं आप लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। इसका पर्पस क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस। जब टेम्परेचर आपका ना एक तरह से बेसिकली चेंज करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश, बेसिकली कह सकते हैं डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो पेमेंट जो होगा वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, दैट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण देयर में भी पॉसिबिलिटी कि वहां पे श्रिंकेज वगैरह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कॉन्ट्रैक्शन होना मतलब श्रिंकेज क्रिएट होगा वहां पे, और उस श्रिंकेज की वजह से क्रैक डेवलप हो सकते हैं आप लोगों के पास। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करवाया, और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का एक्चुअली पर्पस क्या आया निकल कर कि यस, हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देकर एक तरीके से एक वीक प्लेन वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो उसकी वजह से क्रैक डेवलप हो, तो वो इस कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के आसपास लोकेशन पर ही डेवलप होना चाहिए। ये होता है इसका पर्पस, सिंपल। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बेसिकली एक वीक प्लेन क्रिएट करने के लिए, जिससे कि श्रिंकेज वगैरह जब होगा उसकी वजह से क्रैक डेवलप करेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके आसपास ही क्रिएट होने चाहिए आपके पास। ये होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। और एज पर IRC इसका जो स्पेस बताया मैंने लगभग वो बता दिया आपको, 4.5 मीटर के आसपास, देख लो पढ़ के। The purpose of the contraction joint in rigid pavement is to control the location of the crack, ये पॉइंट बताया आपको। ऐसा नहीं कि क्रैक कहीं पे भी डेवलप हो जाए, नहीं, एक पर्टिकुलर फिक्स यहाँ पे ही आसपास, इसके आसपास डेवलप होना चाहिए, उसकी लोकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप एक वीक प्लेन क्रिएट करके, ठीक है, अलाउिंग द पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एंड मॉइस्चर चेंजेस विदाउट कॉजिंग द रैंडम क्रैक। ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडमली कहीं पे भी डेवलप कर जाए, इसी पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन पे डेवलप होना चाहिए, इसके आसपास डेवलप होना चाहिए, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कहते हैं। सो दिस इज क्लियर टू अस। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो यस, हमारे पास में ये मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया आप लोगों के पास में, ये देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 57, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, इफ n इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेड्स, ठीक, n मतलब एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेड्स बोलने का मतलब इसको डेविएशन एंगल कहा जाता है। लेट अस सपोज आपके पास में कोई भी दो ग्रेडियंट है, वी हैव टू ग्रेडियंट्स, और जहां पे ये ग्रेडियंट मिलेंगे वहां पे हमने दिया एक वर्टिकल कर्व, ऐसे टाइप से एक वर्टिकल कर्व आपका प्रोवाइड करवाया गया है। क्लियर है? सो बेसिकली ये एक कुछ अलग ग्रेडियंट था, लेट अस सपोज मैंने बोल दिया 4% बोल दिया, ये एक अलग ग्रेडियंट है, इसको मैंने बोला लेट अस सपोज करो 3% बोल दिया मैंने इसको। तो इस हिसाब से जो ग्रेडियंट का चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ ग्रेडियंट, इसको बोला जाता है डेविएशन एंगल। तो ग्रेडियंट ऐसे था आपके पास राइजिंग, अब ये ऐसे चला गया, तो कितना चेंज हुआ, इस n के बराबर इतने एंगल से चेंज हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, डेविएशन एंगल कहते हैं। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ डेविएशन एंगल। क्लियर है? S हो जाएगा आपके पास में हेडलाइट बीम डिस्टेंस, हेडलाइट बीम डिस्टेंस मतलब आप जा रहे हो रोड पे इन द नाइट टाइम, व्हीकल इज गोइंग लाइक दिस, एंड व्हीकल की हेडलाइट से हम कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख पाएंगे आगे। हेडलाइट होगी ना नाइट टाइम पे, तो कौन हेल्प करेगा आपको विजिबिलिटी में, हेडलाइट्स हेल्प करेंगी। तो इन हेडलाइट से बेसिकली हम लोग कितना आगे तक देख पा रहे हैं, दैट इज हेडलाइट साइड डिस्टेंस, को S बोल दिया हमने। L हो जाएगा लेंथ ऑफ द वैली कर्व, L इज द लेंथ ऑफ द वैली कर्व। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एरर दिया है मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ना, देयर इज सम एरर आई फील इस क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन तो ठीक है हम लगा देंगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में ना थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो, तो ये एक तरह से ना यहाँ पे हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया की बात हो रही है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया की बात हो रही है आपके पास, ठीक है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया को हम लेके चलते हैं SSD के बराबर, हेडलाइट साइड डिस्टेंस को हम SSD के बराबर मान लेते हैं।
सो एज पर द हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया, जब आप वैली कर्व की लेंथ निकालते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से द लेंथ ऑफ द वैली कर्व L व्हेन प्रोवाइडेड एज पर द हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया कितनी निकल के आती है, ये निकल के आती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एज पर द हेडलाइट साइड डिस्टेंस जब मैं वैली कर्व की लेंथ निकालता हूं तो ये निकल कर आता है मेरे पास में। हेडलाइट साइड डिस्टेंस आपने कितना लिया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर। और ये कब होता है वैलिड, जिस वक्त आपके पास लेंथ ऑफ कर्व जो है ना वो ज्यादा है, SSD से ज्यादा है, तब आपके पास ये बात वैलिड होती है। इन दैट केस ये फॉर्मूला वैलिड होगा आपके पास में। क्लियर? नाउ जस्ट ट्राई टू लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। देखो तो ये होना चाहिए था, अब यहाँ पे टर्म्स देख लीजिए। n डेविएशन एंगल, ये बताया अभी आपको मैंने। एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट्स, h हाइट ऑफ द हेडलाइट हो गया, अल्फा हो जाएगा आपके पास में, बीम एंगल हो जाएगा, और s क्या हो जाएगा, SSD हो जाएगा। सारे पैरामीटर क्लियर है? तो ये होता है फॉर्मूला। तो अब इसमें ना h की वैल्यू अगर आप डालोगे, h की वैल्यू रिकमेंड की जाती है हमें 0.75 मीटर रिकमेंड की जाती है IRC के द्वारा, ठीक है। बीम एंगल हमें रिकमेंड किया जाता है अल्फा इक्वल टू 1 डिग्री रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो इसको जब आप पुट करोगे ना यहाँ पर वैल्यूज को, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल कर आएगा, NS स्क्वायर बाय 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस। ऐसे टाइप का कुछ आपके पास में क्या निकल कर आएगा, फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे टाइप का कुछ फॉर्मूला रहेगा आपके पास। अब यहाँ पे देखो जरा, आप इसमें ऑप्शन में जो दिया है ना, एक तो ये इस क्राइटेरिया से लेंथ निकलती है तो ये फॉर्मूला होता है। जब हम दूसरा क्राइटेरिया जो होता है लेंथ ऑफ द वैली कर्व, जब हम कंफर्ट क्राइटेरिया के हिसाब से निकालते हैं तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है आपके पास में 2 इंटू NV³/C⁵। सेम वही v डिजाइन स्पीड हो जाएगा आपके पास में मीटर पर सेकंड में, n डेविएशन एंगल जो कि एल्जेब्रिक डिफरेंस, और c होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड क्यूब में। तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब ये जो दोनों फॉर्मूले इसमें बताए गए, इनको देख के आपको आइडिया लगेगा कि यस ऑप्शन तो मैच ही नहीं करेगा, ऑप्शन विल नॉट मैच, नहीं करेगा मैच। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, नहीं मैच कर रहा है, ऐसे देखो मैच ही नहीं करेगा कंडीशन ना। तो मैं इसमें जस्ट जो बेसिकली आंसर कीज में दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जब L ज्यादा होता है किससे, SSD से, SSD मतलब हेडलाइट साइड डिस्टेंस, तो जो हमारे पास में लेंथ का जो फॉर्मूला निकल के आता है ना, जब हम निकालते हैं फॉर्मूला समिट कर्व्स के लिए, समिट कर्व्स के लिए, तो वो क्या होता है NS स्क्वायर बाय 4.4 के आसपास होता है। और जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालते हैं लेके, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल के मतलब लेके निकालते हैं तो ये निकल के आता है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से इसमें जो कंडीशन है, इन्होंने जो आंसर की में दिया वो ये कुछ माना है आपके पास। तो यहां से देख सकते हैं जस्ट लगभग ये कुछ इसको मान लो कि भाई SSD दे रहा है क्वेश्चन के अंदर हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बराबर, तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला प्रीफर करके इसका आंसर तो मार्क कर सकता हूं, बट एग्जैक्टली चीजें मैच नहीं कर रही हैं, थिंग्स आर नॉट मैचिंग प्रॉपरली। तो ये ठीक है आंसर की दिया था इसने, बट थोड़ा सा एरर आपको, या तो इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था समिट कर्व वगैरह लिखता फिर ये फिर, बट वैली कर्व में तो दोनों फॉर्मूले देखकर उसे ये मैच करेगा ऑप्शन आपके पास में। तो इसलिए मैंने अंदाजे से कि ठीक है हेडलाइट साइड डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में, मतलब SSD दिया है, तो हमें पता है समिट कर्व का जब हम लेंथ निकालते हैं SSD लेके तो ये कुछ निकल के आता है, तो इसके हिसाब से ये कंडीशन आपके पास थोड़ी सी मैच करती हुई दिखाई दे रही है, इसको मैंने इसलिए आंसर लगा दिया है। आंसर भी यही दिया था इसने जो बेसिकली आंसर की में अपनी मेंशन किया था। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। क्लियर हो गया होगा पूरा ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन है, अ व्हीकल वाज स्टॉप्ड इन 1.5 seconds by fully jamming the brakes, ठीक है। द skid marks measured was 3 मीटर, ठीक है। तो एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट हमको बताना है कि कितना स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट आप लोगों के पास में निकल कर आएगा, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहां पे देखिएगा, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरे को 2-3 फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। स्किड मार्क्स लेंथ, स्किड मार्क लेंथ का मीनिंग क्या है आप लोगों के पास में, दैट इज एक्चुअली ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये एक तरीके से ब्रेकिंग डिस्टेंस है जितना कि व्हीकल ने ब्रेक अप्लाई करने के बाद ट्रेवल किया है। इसको जानते हैं हम ऑलरेडी, SSD में मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले भी बताया था कि क्या होता है, जस्ट 2 मिनट्स बिफोर मैंने अभी आपको बताया था
ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, L इज इक्वल टू वॉट, स्पीड को मैं यहाँ पे U से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। U लिख दो या कैसे भी लिख सकते हो, यो आपकी मर्जी है। 2 इंटू जी इंटू एफ लिखा था हमने, बताया था मैंने अभी आपको। U किस में पुट करोगे, मीटर पर सेकंड में पुट करोगे अगर ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो तो, ठीक है। ये हो जाएगा स्किड मार्क लेंथ या फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस किस में, यूनिट में, मीटर में हो जाएगा, दैट विल बी इन द मीटर यूनिट्स। क्लियर है, ओके तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, L की वैल्यू U स्क्वायर बाई 2GF, L लेंथ ऑफ द स्किड मार्क्स मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस, F कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसको स्किड रेजिस्टेंस भी मैं बोल दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर स्किड रेजिस्टेंस बोल दिया आपने। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका हमें पता है ऑलरेडी कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। U होगा स्पीड, इनिशियल स्पीड बेसिकली, और अगर एक्सेलरेशन होगा मतलब बेसिकली यहाँ पे तो रिटार्डेशन। क्लियर, एक तो ये इक्वेशन होती है आपके पास में ना, जब हम SSD का एनालिसिस करते हैं, बेसिकली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का एनालिसिस करते हैं, तो एक इक्वेशन हम लोग और ड्राइव करते हैं। सिंपल ये जो इक्वेशन निकल के आती है ना, ये कहां से निकल के आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकल के आती है। तो जब हम क्लासेस लेते हैं, थियोरेटिकल क्लासेस आपको पढ़ाई जाती हैं, तो वहां पर ये पूरा डेरिवेशन भी हम लोग आपको करके दिखाते हैं कि देखो कैसे निकल के आ रहा है। तो ये मेनली दो इक्वेशन होती हैं, और भी इक्वेशन होती हैं बहुत सारी, जो हम कहां पे ड्राइव करते हैं, जब हम बात करते हैं आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टॉपिक की, वहां पे पूरा डिस्कशन किया जाता है कंप्लीट इन द थ्योरी। तो यहां पे तो मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशन को डायरेक्टली अप्लाई करूंगा तो विदाउट डेरिवेशन। तो देखो L आपको बेसिकली दिया है इसने क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द स्किड मार्क्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। सो 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू U इंटू टी, टी बेसिकली 1.5 दिया है ब्रेकिंग टाइम, दैट इज इक्वल टू, तो यहां से मैं U निकाल सकता हूं, दैट इज इनिशियल स्पीड निकाल सकते हैं आप। और ये कितना निकल के आएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दैट विल बी व्हाट, 6 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट विल बी समथिंग लाइक 4। यस, सो इनिशियल स्पीड जो निकल कर आया वो आया 4 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया आपके पास में, वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये पता है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। L कितना लिखा मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला U स्क्वायर बाय 2 इंटू जी इंटू एफ ना, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, F निकालना है, तो इसको जस्ट आप सॉल्व कर लो, U की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 4 स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81 इंटू L कितना है, 3 है। सो जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या निकल कर आ रहा है, 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.271 निकल के आ रहे हैं ना आपके पास में, तो ऑप्शन नंबर दिस कैन बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। आ गया, ये पूरी सारी चीजें बताई जाती हैं आपको कहां पर, थियोरेटिकल क्लासेस में। अभी तो मैंने डायरेक्टली इक्वेशन बताई है आपको कि कैसे कैसे इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, जस्ट क्वेश्चन वाज इजी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, या फिर कैसे कैसे सिस्टम है आपके पास। क्लियर, ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन क्वेश्चन मोर। एक क्वेश्चन हो रहा है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड्स। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड से रिलेटेड एक बेसिकली कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए बेसिकली मैं इनको पूरा आपको समझा रहा हूं कैसे, विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट, पूरा फॉर्म में आपके पास तैयार किया है, सो दैट आपके पास ये पूरा प्रिंटेड रिटन फॉर्म में भी चला जाएगा कंप्लीटली। देखो कैसे है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए, क्यूबिक पैराबोला कर्व इज एक्सेप्टेबल शेप फॉर द समिट कर्व, इज दिस करेक्ट, देखेंगे अभी। Comfort to the passenger is not an important consideration in the designing of the summit curve. Just try to understand the basic explanation क्या है। देखो जब हम लोग समिट कर्व्स की बात करते हैं तो कैसे होते हैं समिट कर्व, समिट कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह से होंगे। समिट कर्व होते हैं इस तरीके से, तो व्हीकल जब इस पे आएगा तो उसका जो वेट लगेगा डाउनवर्ड लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो टायर्स होंगे ना, व्हीकल के जो टायर्स होंगे उन पे ना प्रेशर कम होता आपको दिखाई देगा, क्योंकि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ऊपर साइड पे, वेट लगता है किधर, डाउनवर्ड साइड पे, तो जो नेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड साइड में दैट विल बी स्लाइटली लेस, सो दैट आपके पास जब व्हीकल आएगा समिट कर्व के ऊपर तो उसके टायर्स पे प्रेशर हो जाएगा कम, विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरी कंफर्ट कंडीशन, जिसमें कि उसको बहुत लाइट फील होगा, हल्का फील होगा, जिसकी वजह से वो एक तरह से कंफर्ट लाइक सिचुएशन होती है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर डिस्कंफर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द डिस्कंफर्ट, यहाँ पे डिस्कंफर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती समिट कर्व्स के केस में। तो इसीलिए जो इसने स्टेटमेंट दिया है ना कि कंफर्ट टू द पैसेंजर इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द समिट कर्व डिजाइन, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि समिट कर्व के डिजाइनिंग में इसकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है।
जब हम वैली कर्व की बात करते हैं समथिंग लाइक दिस, तो जब इन पे व्हीकल चलता है तो उसका जो वेट होता है किधर लगता है, नीचे ही लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है नीचे। तो दिस वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों नीचे डेवलप होते हैं, जिस वजह से टायर्स पे बहुत हैवी प्रेशर पड़ता है एकदम से, एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होती है व्हीकल के लिए बहुत ज्यादा। इसीलिए वैली कर्व की जब बात करोगे तो कंफर्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है, समिट कर्व की बात करते हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्लियर है? यही सेम स्टेटमेंट आपको लिख कर दिया भी है कि देखो, when designing a summit curve on road, passenger comfort is generally not generally a major concern, because the upward curvature causes the centrifugal force to act against the gravity, relieving pressure on the vehicle suspension system and minimizing discomfort to the passengers. While driving over the curve, the primary focus in summit curve is the side distance actually. तो साइड डिस्टेंसेस की मेजर प्रॉब्लम होती है किसके केस में? समिट कर्व्स के केस में, क्योंकि ऑब्वियसली जिस वक्त व्हीकल मूव करेगा ना किसी समिट कर्व के ऊपर, ऐसे समिट कर्व है, तो जब यहां पर व्हीकल होगा ना तो उसको ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा कुछ बैरियर टाइप की तरह काम करेगा, उसको वो दूर तक विजिबिलिटी नहीं निकल के आएगी। तो समिट कर्व्स के केस में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है साइड डिस्टेंस की। साइड डिस्टेंस प्रॉपर नहीं मैनेज हो पाता है समिट डिस्टेंस समिट कर्व्स के ऊपर, वही मेन प्रॉब्लम उसमें निकल के आती है समिट कर्व्स के केस में। सो समिट कर्व की डिजाइनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द साइड डिस्टेंस। क्लियर है? वैली कर्व के केस में साइड डिस्टेंस की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती आपके पास निकल करना। अब देखो क्या है, ये पॉइंट समझना। इसी साइड डिस्टेंस को दिमाग में रखते हुए समिट कर्व्स की जो आइडियल शेप बताई जाती है वो बताई जाती है सर्कुलर। द आइडियल शेप ऑफ द समिट कर्व इज सर्कुलर एज इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म साइड डिस्टेंस थ्रू आउट द कर्व। सर्कल होगा तो आप कहीं पर भी मूव करोगे आपको एक तरह से इक्वल साइड डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, यूनिफॉर्म साइड डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए हम लोग सर्कुलर मानते हैं समिट कर्व की आइडियल शेप को। नेक्स्ट, लेकिन इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स है। सर्कल एक्चुअली थोड़ा सा अनकंफर्ट क्रिएट करता है मूवमेंट के लिए, और थोड़ा सा इतना ज्यादा इजी भी नहीं रहेगा फील्ड में बना पाना। इसका फिर हमने एक अल्टरनेटिव निकाला। अल्टरनेटिव ये निकाला कि हम एग्जैक्ट सर्कल ना बनाकर हम उसका कुछ ऐसा शेप बनाएंगे जो कि सर्कल के काफी हद तक क्लोज होगा। और वो क्या है देखो, हाउएवर द डेविएशन एंगल ऑफ द समिट कर्व इज वेरी स्मॉल, सो बिटवीन द सेम टेंजेंट पॉइंट्स अ सिंपल पैराबोला, ये चीज आती है। एग्जैक्टली सर्कल ना देके हम लोग बनाएंगे सिंपल पैराबोला। वहां पे सिंपल पैराबोला इज नियरली, काफी हद तक कॉन्ग्रुएंट होता है, सेम सा होता है किसके जैसा, सर्कल के जैसा, इज नियरली कॉन्ग्रुएंट विद सर्कुलर आर्क। इसीलिए और साथ में पैराबोला इज वेरी इजी फॉर द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए भी काफी आसान पड़ता है, इजी पड़ता है अर्थमेटिकली बेसिकली देखो तो। इसीलिए जो सिंपल पैराबोला होता है उसको एक तरह से एक सब्स्टिट्यूट बना दिया आपने सर्कुलर की जगह पे। सिंपल पैराबोला आप एक्सेप्ट कर सकते हो समिट कर्व के केस में, क्योंकि दैट इज नियरली कॉन्ग्रुएंट टू द सर्कुलर शेप। ठीक, और अच्छा राइडिंग कंफर्ट भी देता है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस सिंपल पैराबोला कर्व इज नॉर्मली प्रीफर्ड इंस्टेड ऑफ द सर्कुलर कर्व। आई गेस कि दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो अगर इस कंडीशन को देखोगे तो आपके पास यस फर्स्ट थोड़ा सा ज्यादा सही नहीं लग रहा है, बी सेकंड ठीक लग रहा है, तो ठीक है, इसको ले सकते हैं, डी कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रू। तो दीज वर द क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे आपके पास में। लास्ट जो आपके पास एसडीओ का एग्जाम कराया था उसके अंदर सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिए हैं। इन द सेम सीक्वेंस और भी क्वेश्चन आप लोगों के पास में आते रहेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग दी मोर एंड मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपसे कवर कर डाले। यस, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड। सो यस, यू कैन इजीली चेक आउट द कंप्लीट फाइल एक तरीके से। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग। बेसिकली ये एक पेपर का जो क्वेश्चन था उसका हमने सॉल्यूशन करा है। नेक्स्ट, यस, इन द सेम सीक्वेंस वी विल बी कैरिंग मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चन आप लोगों के पास में डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में फिर से आएंगे इन द सेम वे आपके पास ये सॉल्यूशन लेके। सो डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का पूरा कंप्लीटली वेट मत करिए कि जब आ जाएगा हम तभी तैयारी शुरू करेंगे। ऑब्वियसली तब आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो मच बेटर है कि आने वाले 1-1.5-2 साल में तो डेफिनेटली आना ही है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम आने वाला है जल्दी। सो बेटर होगा कि अभी जल्दी से जल्दी चीज़ें शुरू करके अपना पढ़ना शुरू करो, सो दैट आपके पास में एक टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए और टाइमली आपको रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाए। फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन जस्ट विजिट द इंजीनियर करियर पॉइंट। बेसिकली आप विजिट कर सकते हैं सेंटर पर भी, चंडीगढ़ में हम लोग बैठे ही हैं। आपके पास में दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ भी क्वेरी होती है तो गूगल फॉर्म फिल करो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, कॉल कर लो,
अलग अलग मोड है आपके पास में जिससे आप अपनी क्वेरी को कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो. सो ऑल द मोड्स आर अवेलेबल फॉर द मतलब स्टूडेंट्स. सो this is all about this particular video. We will meet again in the next video. So I hope you have liked it. Thank you so much. Thank you for this.